हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो अभी हम लोग करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स। लास्ट 4-5 डेज का 12 अप्रैल से लेकर के 13, 14, 15, 16 ये 4-5 डेज का करंट अफेयर्स हम लोग करने वाले हैं। और ये करंट अफेयर्स में क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, ये 5 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। ये पांचों टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिहाजे से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ मेंस के लिहाजे से भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक आपको आराम आराम से एक एक करके देखते जाना है और उसके बेसिस पे आप अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, तो डायरेक्टली प्रीलिम्स में एंड मेंस में काम आएगा। तो फर्स्ट टॉपिक इज एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। तो ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट ये होगा कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है क्या, जो कि अभी इंडिया और यूएसए के बीच का न्यूज़ में चल रहा है। पीएम पोषण स्कीम जो है मेंस में ये हमेशा काम का होगा और प्रीलिम्स के लिए क्योंकि बार बार न्यूज़ में रहता है तो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। दी एक्सटिंक्शन ऑफ डायर वुल्फ, ये प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होगा। मेंस के लिए आई डोंट थिंक इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट प्रीलिम्स के लिए दैट विल बी हाईली इंपॉर्टेंट। फोर्थ इज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारा फोकस जो है, अब मेंस में डायरेक्टली इस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से क्वेश्चन आए नहीं आए, इनडायरेक्टली आप इसका यूज जरूर कर सकते हो। और लास्ट जो है मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन, ये डायरेक्टली मेंस में डायरेक्टली उठ के आ सकता है, प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। अब एक एक करके सारे टॉपिक आप डिटेल में समझिए ये जानने के लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट इज एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए। इंडिया एंड यूएसए के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। Over 16 years after the 26/11 Mumbai terror attacks, Tahawwur Rana, a key planner, was finally brought back to India from the US to face trial. तहव्वुर राना जो एक बहुत बड़ा प्लानर था मुंबई अटैक्स का, मुंबई 26/11 अटैक का, उसको यूएस से इंडिया लाया जा रहा है। तो यूएस से इंडिया लाए जाने के लिए एक ट्रीटी चाहिए होता है, या किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री लाए जाने के लिए एक ट्रीटी चाहिए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम विजय माल्या को आप सब जानते होंगे। विजय माल्या एक तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड का उनपे आरोप और केसेस हैं। विजय माल्या जो अभी यूके में रहते हैं, तो क्या उनको हम लोग इंडिया ला पा रहे हैं? नहीं ला पा रहे हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इन लोगों का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो फाइनेंशियल फ्रॉड का इन पे केसेस चलता है और ये अलग अलग कंट्री में छुपे हुए हैं, और एकदम विजय माल्या तो बार बार ट्वीट भी करते रहते हैं। तो बट इनको हम लोग इंडिया में ला नहीं पाते क्योंकि इंडिया और यूके के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। बट एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में है, और इसके वजह से तहव्वुर राना को हम लोग यूएस से इंडिया लाने में इस बार सफल हो चुके हैं। बैकग्राउंड क्या है, राणा के इन्वॉल्वमेंट कैसे है। राणा अ पाकिस्तानी ओरिजिन कैनेडियन नेशनल। नेशनलिटी जो राणा का है वो कनाडा का है, बट ओरिजिन कहाँ का है, पाकिस्तान का है। इज अक्यूज्ड ऑफ एडिंग एंड अबेटिंग रेकनेसा एक्टिविटीज। रेकनेसा एक्टिविटीज मतलब लोकेशन वगैरह से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, कहाँ कहाँ अटैक होना है, कैसे होना है, अलॉन्ग विथ डेविड कोलमैन हेडली। तो इसके साथ मिलके 26/11 जो अटैक है उसको ऑर्केस्ट्रेट किया था एक तरह से। शिकागो में अरेस्ट होता है 2009 में फॉर इन्वॉल्वमेंट इन द मुंबई अटैक एंड अ फॉइल्ड अटैक ऑन द दैनिश न्यूज़पेपर जेलेंस पोस्टन। और एक फॉइल्ड अटैक, वैसा अटैक जो कामयाब नहीं हो पाया। यूएस में उसको कन्विक्ट करार दिया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग मटेरियल सपोर्ट टू टेररिज्म इन डेनमार्क एंड टू टेररिस्ट ग्रुप लश्कर ए तैयबा। सेंटेंस टू 168 मंथ इन प्रिजन। 168 मंथ्स का उसको प्रिजन का सजा सुनाया जाता है 2013 में। और लेकिन कंपैशनेट ग्राउंड पे उसको जल्दी रिलीज कर दिया जाता है जून 2020 में। बट इमिडिएटली फेस्ड एन एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिया। जैसे ही उसको रिलीज किया जा रहा है यूएस के जेल से, तो इंडिया ने फटाफट उस पर रिक्वेस्ट दिया कि यूएस उसको लीगली एक्स्ट्राडाइट करे और इंडिया को सौंप दे। अगर यहाँ पे आप पूरा ट्रेल देखोगे उसका, तो नवंबर 11 2009 को एनआईए रजिस्टर्ड केस अगेंस्ट डेविड हेडले एंड राणा एंड अदर्स। दिसंबर 24 2011 को चार्जशीट फाइल्ड अगेंस्ट देम एंड 7 अदर्स। दिसंबर 4 को, अगर 2019 की अगर हम बात करें, तो इंडिया रिक्वेस्टेड राणा एक्स्ट्राडिशन फ्रॉम यूएस। मई 16 को यूएस कोर्ट अप्रूव एक्स्ट्राडिशन। 2023 में उसका एक्स्ट्राडिशन अप्रूव हो गया। 2024 में अपील्स कोर्ट अपहोल्ड एक्स्ट्राडिशन, वहां अपील किया गया होगा, राणा ने अपील किया होगा, तो उसके अलावा भी एक्स्ट्राडिशन को अपहोल्ड कर दिया गया।
2025 में यूएस अप्रूव्स एक्स्ट्राडिशन अ डे बिफोर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप मीट। इन दोनों के मिलने के एक दिन पहले एक्स्ट्राडिशन अप्रूव कर दिया गया। राणा सिक्स रिलीफ अगेन, मोदी एंड ट्रंप इशू ज्वाइंट एक्स्ट्राडिशन स्टेटमेंट। मोदी और ट्रंप ने ज्वाइंट एक्स्ट्राडिशन स्टेटमेंट दिया फरवरी 13 को। अप्रैल 7 चीफ जस्टिस रिजेक्ट्स फाइनल अपील। फाइनल अपील किसका? राणा का। और अप्रैल 10 एनआईए ब्रिंग्स राणा टू न्यू दिल्ली फॉर प्रोसिक्यूशन। अप्रैल 10 को फाइनली राणा कहाँ आ चुका है? इंडिया में आ चुका है। एनआईए ऑफिशियल विथ तहव्वुर राणा ऑन हिज अराइवल ऑन दिल्ली ऑन थर्सडे। ये पिक्चर जो आप देख रहे हो वो उसी के रिलेशन में है। तो बायलेटरल लीगल फ्रेमवर्क जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में 1997 से एग्जिस्ट कर रहा है। allow both countries to request and surrender individuals accused or convicted of serious crimes। चाहे वो इंडिविजुअल अक्यूज्ड हो या वो कन्विक्टेड हो सीरियस क्राइम्स के लिए, दोनों कंट्री में अगर ऐसे लोग छुपे हुए हैं तो एक दूसरा कंट्री डिमांड कर सकता है, जैसे तहव्वुर राणा केस में हमें देखने के लिए मिला। डुअल क्रिमिनलिटी प्रिंसिपल। डुअल क्रिमिनलिटी प्रिंसिपल लागू होता है। एक्स्ट्राडाइट तभी किया जाएगा अगर जो चीज इंडिया में गुनाह है वो चीज यूएस में भी गुनाह होगी। जो इंडिया में क्राइम है वो यूएस में भी क्राइम होगा तो ही उसको यूएस से इंडिया एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। और यहाँ पे टेररिज्म रिलेटेड जो क्राइम है वो यूएस में भी क्राइम है, इंडिया में भी क्राइम है। वहाँ टेररिज्म से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी जो उसने किया हुआ है इसके वजह से उसको एक्स्ट्राडाइट किया गया। जुडिशियल एंड डिप्लोमेटिक प्रोसेस क्या है? द एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स लीगल स्क्रूटनी। लीगल स्क्रूटनी होती है कोर्ट्स का, कोऑर्डिनेशन होता है डिप्लोमेसी का, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का, दोनों नेशन का, तब जाके एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। यूएस कोर्ट्स रिव्यूड राना's केस एंड आफ्टर रिजेक्टिंग मल्टीपल अपील्स। बहुत बार राणा अपील करता गया और सारे अपील क्या हो गए उसके रिजेक्ट होते रहे, बट टाइम टू टाइम उसको टाइम थोड़ा मिलता गया। एक्स्ट्राडाइटेड हिम विद कोऑपरेशन फ्रॉम द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यहाँ क्या दिखाया? कोऑपरेशन दिखाया। अब इंडिया में कौन कौन से लॉ हैं जो ऐसे पर्सन या ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में है? यूएपीए काफी इंपॉर्टेंट लॉ आता है, बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। लीगल डेजिग्नेशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यूएपीए प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क टू डिक्लेयर ऑर्गेनाइजेशन एज टेररिस्ट आउटफिट एंड टू टेक एक्शन अगेंस्ट देयर मेंबर्स एंड सपोर्टर्स। अब उनके मेंबर और सपोर्टर का जो है वो सीधे सीधे यहाँ पे उनको डिक्लेयर किया जा सकता है। लश्कर तैयबा, हरकत उल जिहादी इस्लामी जो कि राणा के साथ एसोसिएटेड है, उनको यूओपी के तहत पहले से बैन किया गया है। प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स एंड सपोर्टर्स। कॉन्स्पिरेटर्स का प्रोसिक्यूशन किया जाएगा और उनके सपोर्टर्स का भी प्रोसिक्यूशन यूएपीए इनेबल करता है। यूएपीए इनेबल्स प्रोसिक्यूशन नॉट ओनली ऑफ टेररिस्ट बट ऑल्सो ऑफ इंडिविजुअल हु एड, अबेट और कॉन्स्पायर इन टेररिस्ट एक्ट। सिर्फ टेररिज्म एक्ट करने वाले नहीं बट उसमें सहायता करने वाले भी, कॉन्स्पिरेसी करने वालों को भी ट्रायल किया जाएगा और तहव्वुर राणा को उसी के अगेंस्ट में ट्रायल लिया जाएगा। एम्पावरिंग एनआईए टू इन्वेस्टिगेट। यूएपीए के तहत एनआईए जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो बहुत पावरफुल एजेंसी और 26/11 के बाद ही इस एजेंसी को बनाया गया, तो वो सीधे सीधे यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकती है। वे फॉरवर्ड क्या है? स्ट्रेंथन इंटरनेशनल काउंटर टेरर कोऑपरेशन। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है काउंटर टेरर कोऑपरेशन का, इंटरनेशनल काउंटर टेरर कोऑपरेशन का। यहाँ पे अब और क्या करना होगा? कंट्रीज के बीच में इंटेलिजेंट शेयरिंग बढ़ानी होगी, ज्वाइंट ऑपरेशंस करने होंगे, लीगल कोऑर्डिनेशन को और ज्यादा फास्ट करना होगा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी से रिलेटेड। स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन बिटवीन एनआईए एंड एफबीआई कैन प्रिवेंट डिलेज इन एप्रीहेंडिंग फ्यूजिटिव्स एंड ट्रैकिंग ट्रांसनेशनल टेरर नेटवर्क। तो एफबीआई जो है जो यूएस का एजेंसी है और एनआईए जो है वो इंडिया का एजेंसी है, इनमें कम्युनिकेशन जितना स्ट्रीमलाइन होगा डिलेज उतना कम होगा। फास्ट ट्रैक ट्रायल, ट्रायल फास्ट ट्रैक हो और विक्टिम को जस्टिस भी फास्ट ट्रैक मिले, ये आगे का वे फॉरवर्ड हो सकता है। सेकंड हम पढ़ेंगे पीएम पोषण स्कूल के स्कीम के बारे में। पीएम पोषण स्कीम आपको सोशल जस्टिस जो है पेपर जीएस पेपर 2 वहां पर डायरेक्टली न्यूट्रिशन करके टॉपिक मिलता है, लिखा हुआ मिलता है, जो वहां पर डायरेक्टली काम आता है। तो जीएस पेपर 2 के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कीम है और स्कीम हमेशा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। द सेंटर हैज इंक्रीज द मटेरियल कॉस्ट फॉर कुकिंग मिड डे मील्स अंडर द पीएम पोषण स्कीम बाय 9.5%। पीएम पोषण स्कीम्स जो सेंटर चलाती है, जिसको मिड डे मील के नाम से भी पहले जाना जाता था, अभी भी मिड डे मील के नाम से हम इनफॉर्मली उसको जानते हैं, तो वहां पे 9.5% से मटेरियल कॉस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया है इन्फ्लेशन को देखते हुए, एडिंग 954 करोड़ टू द 2025-26 बजट।
तो 954 करोड़ को ऐड किया है 2025-26 बजट में, जिससे कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं और उसके टाइम पे स्कूल के टाइम पे स्कूल की तरफ से जो उनको न्यूट्रिशन मिलता है, खाना मिलता है, वो उनको और प्रॉपर तरीके से मिल जा सके। दिस एम्स टू टैकल इन्फ्लेशन एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन। तो अगर पैसे बढ़ाए गए हैं तो बढ़ती हुई प्राइसेस को देख के, इन्फ्लेशन को देख के बढ़ाया गया है, सो दैट कि बच्चों का न्यूट्रिशन इंप्रूव हो फॉर ओवर 11 करोड़ स्कूल चिल्ड्रन कितने हैं? 11 करोड़ के आसपास। पीएम पोषण स्कीम के बारे में जानते हैं। इन सितंबर 2021 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला गया? पीएम पोषण, फॉर प्रोवाइडिंग वन हॉट कुक्ड मील। हॉट होना चाहिए, कुक्ड होना चाहिए, मील होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में और साथ साथ गवर्नमेंट एडेड स्कूल में। स्कीम ने किसको रिप्लेस किया? मिड डे मील को रिप्लेस किया। तो मिड डे मील आज भी हम इनफॉर्मली बोलते हैं, आप पीएम पोषण स्कीम भी बोल सकते हो या प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम भी बोल सकते हो। इट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर जो 5th ईयर जो अभी चलना स्टार्ट हुआ है, इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आता है। तो ये नोडल मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। कई बार नोडल मिनिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे ऐसे स्कीम्स आ चुके हैं प्रीवियसली। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसमें नोडल मिनिस्ट्री कौन होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होता है। ऐसे बहुत बार यूपीएससी इन पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो नोडल मिनिस्ट्री आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि किस स्कीम से रिलेटेड नोडल मिनिस्ट्री कौन सी काम करती है। मिड डे मील इन स्कूल्स रीनेम्ड एज नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण शक्ति निर्माण। टोटल बजट ऑफ 1.3 लाख करोड़ फॉर 5 ईयर पीरियड। 5 ईयर पीरियड के लिए 1.3 लाख करोड़ यहाँ पे टोटल बजट है। टू कवर 11.8 करोड़ चिल्ड्रन इन 11.2 लाख स्कूल। प्रमोट न्यूट्रिशनल गार्डन्स। स्कूल्स में न्यूट्रिशनल गार्डन जहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे चीजें कल्टीवेट किया जा सकता है, तो उसके लिए न्यूट्रिशनल गार्डन्स को भी यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। कौन से स्कीम में? पीएम पोषण स्कीम में। तो पीएम पोषण स्कीम में खाना भी मिलता है, पीएम पोषण स्कीम में न्यूट्रिशनल गार्डन को भी प्रमोट किया जा रहा है। और पीएम पोषण स्कीम का एक खास बात है कि लोकली ग्रोन जो फूड है वो अगर बच्चों को मिलते हैं तो ज्यादा हेल्दी होते हैं। पीएम पोषण शक्ति निर्माण, स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन इनिशिएटिव, स्कूल का न्यूट्रिशन गार्डन इनिशिएटिव भी इसमें लिया गया है। इट गिव्स चिल्ड्रन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ नेचर, गार्डनिंग एंड न्यूट्रिशन। बच्चों को गार्डनिंग का भी, नेचर का भी, न्यूट्रिशन का भी नॉलेज होना चाहिए, तो वो गार्डनिंग एक्टिविटीज भी करें। हेल्प्स इन एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। बच्चे जो होते हैं कई बार वो खाना खा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल राइस खा रहे होते हैं, पल्सेस खा रहे होते हैं। तो राइस, पल्सेस, ये जो अनाज है, ग्रेन्स है, ये सब खा रहे होते हैं। वेजिटेबल्स कई बार कम खा रहे होते हैं। यहाँ से उनको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा होता है, प्रोटीन मिल रहा होता है, कई बार फैट वगैरह भी मिल रहा होता है। जो उनको नहीं मिल रहा होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत सारा हो गया, जिंक हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया। ये धीरे धीरे ये डिफिशियंसीज बच्चों में बढ़ती जाती है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ये डिफिशियंसीज को दूर किया जा सकता है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गार्डनिंग एक्टिविटीज के चलते ये और ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। सपोर्ट पीएम पोषण स्कीम विथ लोकली ग्रोन ऑर्गेनिक फूड आइटम्स। वैसा फूड आइटम जो क्या है? लोकल ग्रोन है। थोड़ा बात कर लेते हैं आसाम गवर्नमेंट की। आसाम गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड 3 eggs अ वीक, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। 3 दिन में एग्स खिलाना अंडर पीएम पोषण स्कीम। 3 दिन वो क्या करेंगे? बच्चों को मंडे, वेंसडे और फ्राइडे एग्स खिलाएंगे। 3 eggs वीकली पर चाइल्ड वीकली 3 eggs खिलाया जाएगा, हर दिन में 1 egg। खासकर टी गार्डन एरियाज में जहाँ के बच्चे जो हैं वहाँ पे न्यूट्रिशनली वीक नहीं रहे, इसके लिए पीएम पोषण अभियान के तहत इसको खिलाया जाएगा। ये एग्स क्या करेंगे? एग्स में प्रोटीन होगा और प्रोटीन से फिजिकल ग्रोथ को उनको जो है हेल्प मिलेगा, साथ साथ से कॉग्निटिव मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट वगैरह भी उनका फैसिलिटेट होगा। पीएम पोषण स्कीम का कवरेज क्या है? प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो है 1st से 5th क्लास वाले, अपर प्राइमरी के बच्चे जो हैं 6 से 8 क्लास वाले, ये सारे ही पीएम पोषण स्कीम के कवरेज में आते हैं। और साथ साथ जो बाल वाटिकास भी आते हैं, बाल वाटिकास जो 3 से 5 साल के ग्रुप में आते हैं, प्री प्राइमरी क्लास वाले, ये भी कवर होते हैं। न्यूट्रिशनल गार्डन्स क्या है? यूज ऑफ लोकली ग्रोन न्यूट्रिशनल फूड आइटम्स विल बी इनकरेज फ्रॉम स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन। स्कूल में न्यूट्रिशन गार्डन बनाया जाएगा फॉर बूस्टिंग द लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड विल हेल्प इंक्लूड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एफपीओज। वहाँ के जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन होंगी, बहुत सारे फार्मर जो हैं वो एक साथ आके एक एंटिटी बनाते हैं, लीगल एंटिटी, जिसको हम फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। और वुमेन जो है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती हैं। तो ये इनका रोल भी बढ़ेगा और इनके रोल के हिसाब से बच्चों का न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी
इंप्रूव होगा। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, दिस स्कीम हैज अ प्रोविजन फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बहुत पीछे रह गए, और पीछे रह गए इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया, नीति आयोग ने ऐसे बहुत सारे मोर देन 100 डिस्ट्रिक्ट्स को नाम दे दिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में एनीमिया जो है, जो आयरन की कमी से होता है, ब्लड में अगर आयरन की कमी हो गई तो उससे अनीमिया होता है, तो वैसे में अनीमिया से लड़ने के लिए ये सारा जो पीएम पोषण स्कीम है वो बहुत ज़्यादा काम में आएगा। फ्यूचर क्या है पीएम पोषण स्कीम का, फीचर्स क्या है, सॉरी, तिथि भोजन। तिथि भोजन उसको कहते हैं कि जब कोई पर्सन या कोई कम्युनिटी या कोई फैमिली स्कूल के बच्चों को खिलाना चाहती है ऑन सम स्पेशल ओकेजन, कोई ओकेजन हो उनके घर में, उनकी फैमिली में कोई फेस्टिवल हो, फॉर एग्जांपल बिहू चल रहा है, उस फेस्टिवल में अगर कोई फैमिली मेंबर किसी को खाना खिलाता है पूरे स्कूल को जाके, तो उसको हम तिथि भोजन कॉन्सेप्ट के अंदर डालते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, द सेंटर हैज डायरेक्टेड द स्टेट्स एंड द यूटी टू स्विच टू डीबीटी सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग कंपनसेशन टू द कुक्स एंड हेल्पर वर्किंग अंडर द स्कीम। अब जो खाना बनाने वाले कुक्स हैं और हेल्पर हैं उनको डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा जाए, सेंटर ने ऐसा स्टेट्स को बोला हुआ है। न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट टू बी अपॉइंटेड टू इंश्योर दैट हेल्थ एस्पेक्ट, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स कि कितना हाइट हो गया बच्चों का, कितना वेट होना चाहिए और कितना एज है, उसके हिसाब से क्या उनकी बॉडी का डेवलपमेंट होना चाहिए, उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होना चाहिए, वो सारा चीज एड्रेस हो पाए। सोशल ऑडिट ऑफ द स्कीम, स्कीम का सोशल ऑडिट भी जरूरी है। व्हाट इज सोशल ऑडिट? कि वहां पे रहने वाली जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लोग हैं, वहां पे आसपास के जो एनजीओज हैं वो आए और आके परफॉर्मेंस को मेजर करें, मॉनिटर करें कि जो परफॉर्मेंस हो रहा है मिड डे मील का, जो बच्चों का न्यूट्रिशनल जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, बच्चे पहले से हेल्दी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, स्कूल में टाइम टू टाइम खाना बनता है कि नहीं बनता है, खाने में प्रॉपर क्वालिटी ऑफ फूड दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। ये इंस्पेक्शन जो है, ये इंस्पेक्शन कोई ऊपर से ऑफिसर करने नहीं आ रहा है, डायरेक्टली वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के विलेजर्स, वहाँ के जो पंचायत है, वहाँ के जो एनजीओज हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सोशल ऑडिट बोलते हैं। नीति आयोग हैज ऑल्सो बीन एडवोकेटिंग द नीड टू इंट्रोड्यूस मिलेट्स इन मिड डे मील। मिड डे मील में मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करना एक बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। मिड डे मील में ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रली डेंस होती हैं। न्यूट्रली से डेंस होने के अलावा इनके क्या होता है, इनमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों को ग्रोथ बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बहुत ज़्यादा होता है। पीएम पोषण स्कीम जो है, मिड डे मील को आप क्या बोलते हैं? हम पीएम पोषण स्कीम। तो आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? पीएम पोषण स्कीम। थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, डी एक्सटिंक्शन ऑफ डायर वुल्फ। वुल्फ आप जानते हो ना, ये रहा न्यूज़पेपर का आर्टिकल। वुल्फ, वुल्फ मतलब भेड़िया। डायर वुल्फ जो है वुल्फ की एक प्रजाति है जो एक्सटिंक्ट हो गई थी, और एक्सटिंक्शन से, साइंस के हेल्प से वापस से उनको नए प्रजाति को एक तरह से पैदा किया गया है, डी एक्सटिंक्शन कराया गया है। सोचो तो कहाँ वाकई में हम साइंस के उस दौर में जी रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे हमने क्लोनिंग का यूज़ किया, जहाँ पे हमने क्लोनिंग के अलावा और किस चीज़ का यूज़ किया, जहाँ पे हमने जीन एडिटिंग का यूज़ किया, और ये दो टेक्निक्स का यूज़ करके फाइनली हमने एक्सटिंक्ट जो प्रजाति है उस एक्सटिंक्ट प्रजाति को वापस पा लिया। इंडिया में भी चीता मिलता है, चीता मिला करते थे, इंडियन चीता, एशियन चीता जिसको हम बोलते थे। 1950s तक एशियन चीता इंडिया से कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके थे, और अभी जो चीता आप देख रहे हो, अफ्रीकन चीताज को नामीबिया से लाके, साउथ अफ्रीका से लाके इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हो सकता है आगे इन सब टेक्निक से, जिससे कि वुल्फ को वापस से लाया गया है, जन्म दिया गया है, डी एक्सटेंशन कराया गया है, वैसे इंडियन चीता को भी कराया जा सके। अब इसमें साइंस क्या लगता है वो हम एक एक करके समझते हैं। कोलोसल बायोसाइंसेज यूज बोथ क्लोनिंग, क्लोन बनाना, एंड जीन एडिटिंग, जीन को एडिट करना, बेस्ड ऑन 2 एंशिएंट सैंपल ऑफ डायर वुल्फ डीएनए। तो एंशिएंट सैंपल थे डायर वुल्फ डीएनए के, इनकी हड्डियां थी, हड्डियों से इनका क्या निकाला गया? जीन्स निकाला गया, और हड्डियों से जीन्स निकाला गया, जेनेटिक मटेरियल निकाला गया, और उस जेनेटिक मटेरियल से, वो हड्डियों के सेल्स से, जो उनके बॉडी का सेल्स था, उस सेल्स को ग्रो कराया गया, और ग्रो करा के वापस से क्या बनाया गया? वापस से वुल्फ बनाया गया। और ऐसे 3 वुल्फ बना दिए गए हैं, तो सिर्फ एक वुल्फ नहीं है। These cells were gene edited to match dire wolf DNA. इन सेल्स को ऐसे एडिट भी किया गया कि डायर वुल्फ डीएनए को मैच करे, लीडिंग टू द फर्स्ट सक्सेसफुल डी एक्सटेंशन ऑफ डायर वुल्फ, एक्सटेंशन फ्रॉम 10,000 to 13,000 ईयर्स।
10,000 से 13,000 ईयर्स पहले जो एक्सटिंक्ट हो गए उनको लाया गया। अबाउट डी एक्सटिंक्शन ऑफ डायर वुल्फ, डी एक्सटिंक्शन क्या है? डी एक्सटिंक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग एक्सटिंक्ट स्पीसीज यूजिंग एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड। एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड का यहाँ यूज किया गया है, जिसका नाम क्या है? जीन एडिटिंग। और इसको किसके हेल्प से किया जाता है? क्रिस्पर कैस9 और साथ साथ में क्लोनिंग। डायर वुल्फ्स इनका नाम है, साइंटिफिक नेम क्या है? एनोकाइनन डायरस। हैबिटाट क्या है? ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग द प्लिस्टोसीन इपोच। प्लिस्टोसीन अपोच इनका जो था, प्लिस्टोसीन अपोच में ग्रासलैंड जो नॉर्थ अमेरिका के हुआ करते थे वो इनका क्या था? एक तरह से पूरा पूरा हैबिटाट था। एक्सटेंशन इनका ऑलमोस्ट 12,500 ईयर्स पहले ही हो चुका। तो दो टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे यूज हो रही हैं, एक जीन एडिटिंग जिसमें टूल जो यूज हो रहा है वो क्रिस्पर कैस9, और दूसरा क्लोनिंग। क्रिस्पर कैस9 के ऊपर यूपीएससी 2 बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है, और क्लोनिंग इन सब के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते रहता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, बोथ एपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी प्रीलिम्स। सारे टॉपिक्स जो कवर किए जाते हैं वो दोनों एग्जाम्स को ध्यान में रख के कवर किया जाता है। कोलोसल चीफ साइंटिस्ट बेथ शफीरो, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सप्लेन दैट द प्रोसेस बिगेन बाय सोर्सिंग एंशिएंट डीएनए। एंशिएंट डीएनए को क्या किया गया? सोर्स किया गया फ्रॉम 13,000 ईयर ओल्ड टूथ एंड 72,000 ईयर ओल्ड स्कल। स्कल मिला था ऐसे वुल्फ का, जो वो स्कल कितना था? 72,000 ईयर ओल्ड था, और उसका टूथ कितना था? 13,000 ईयर ओल्ड था। एक्सट्रैक्टिंग ब्लड सेल फ्रॉम ए लिविंग ग्रे वुल्फ, एक लिविंग ग्रे वुल्फ से ब्लड सेल को एक्सट्रैक्ट किया गया। दीज सेल्स वेर देन एडिटेड, और ये ग्रे वुल्फ से जो जीन लिया गया उसको देन क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी से एडिट किया गया, अल्टरिंग 20 स्पेसिफिक जीन्स, सो दैट कि जो यहाँ पे टूथ और स्कल जो है डायर वुल्फ का, वो टूथ और स्कल का जो जीन है उसके जीन के साथ ग्रे वुल्फ का जीन जो है वो मैच कर जाए। ग्रे वुल्फ को एडिट किया गया। The modified genetic material was inserted into a egg cell from a domestic dog। सोचो, डोमेस्टिक डॉग के एग सेल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये पूरा जो है मैं आपको प्रोसेस आगे समझाता हूँ। Once the embryos were ready, they were implanted into surrogate dogs, and after 62 days, the genetically engineered pups were born। ऐसे जो पप्स जो जेनेटिकली क्या किए गए थे? इंजीनियर आफ्टर 62 डेज। क्रिस्पर कैस9 क्या है? क्रिस्पर का पूरा फॉर्म क्या है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। जीन एडिटिंग, जीन्स जो होता है ना, जीन्स को एडिट करने का तरीका है। एडिट करना जिसका कुछ पार्ट को कट किया जा सकता है, कुछ पार्ट को चेंज किया जा सकता है, कट करके जीन्स का जो इंफॉर्मेशन है उसको आगे पीछे किया जा सकता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्पर टेक्निक बोलते हैं। इट मेक्स इट पॉसिबल टू करेक्ट एरर इन द जीनोम्स। तो जीनोम में जो एरर होता है, कट करके सीक्वेंसिंग चेंज करके एरर्स को चेंज किया जा सकता है। एंड टर्न ऑन और ऑफ जीन्स इन सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म क्विकली, चीपली एंड रिलेटिवली ईज। तो जब से क्रिस्पर कैस9 आया है, बायोटेक्नोलॉजी के दुनिया में एक रेवोल्यूशन है, और ये ऑलमोस्ट 2017 के आसपास डिस्कवर हो रहा था, और बहुत ही रेवोल्यूशनरी था। इतना रेवोल्यूशनरी था, खटाखट लगातार 2 साल प्रीलिम्स में पूछा गया। यूजिंग क्रिस्पर, द बैक्टीरिया स्निप्स आउट पार्ट ऑफ द वायरस डीएनए and keep a bit of it behind to help them recognize and defend against the virus next time it attacks। तो इसमें क्रिस्पर में क्या करता है? बैक्टीरिया जो है वायरस डीएनए का कुछ पार्ट को काट देता है, और उसको बाद में साइड में रख लेता है कि नेक्स्ट टाइम जब वायरस अटैक हो तो उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। मैकेनिज्म क्या है क्रिस्पर कैस9 का? क्रिस्पर कैस9 सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 की मॉलिक्यूल दैट इंट्रोड्यूस्ड अ चेंज इनटू द डीएनए। एक एंजाइम है जिसका नाम है कैस9। तो कैस9 इज नथिंग बट एंजाइम। दिस एक्ट एज अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर कैंची का काम करता है ये, ऐसा सीजर जो मॉलिक्यूलर सीजर है, मॉलिक्यूल रूप में सीजर है, दैट कैन कट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए का जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कर सकता है? कट कर सकता है। जिस लोकेशन में बोला जाए उस लोकेशन पे कट कर सकता है इन द जीनोम, सो दैट द बिट ऑफ डीएनए कैन देन बी एडेड और रिमूव। तो कट होगा तो उसको कहीं और से ऐड किया जाएगा, कुछ और रिमूव किया जा सकता है, जिससे कि जीन्स को क्या किया जाएगा? एडिट किया जाएगा। अ पीस ऑफ आरएनए कॉल्ड गाइड आरएनए pinpoints the exact DNA region of Cas9. Cas9 follow the guide RNA to the same location in the DNA sequence and makes a cut across both strands of the DNA। जो RNA का पीस होता है वो Cas9 को गाइड करता है। एक बार जब डीएनए कट हो जाता है, रिसर्चर्स यूज द सेल्स ओन डीएनए रिपेयर मशीनरी। डीएनए रिपेयर मशीनरी जो होता है सेल्स का खुद का,
उसी से ऐड और डिलीट होते हैं जेनेटिक मटेरियल और टू मेक चेंज टू द डीएनए बाय रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग सेगमेंट विद अ कस्टमाइज्ड डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, तो ये रहा आपका जीन्स। जीन्स को कट कर दिया जाता है, कट करके यहाँ कुछ नया जीन्स भी, प्रोग्राम डीएनए भी ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे ये वाला आइडेंटिफाई कर दिया गया, आइडेंटिफाई करके कट कर दिया गया, कट करके नया ऐड कर दिया गया। तो दिस हाउ क्रिस्पर cas9 वर्क्स। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं? मेडिसिन, बहुत सारे टारगेटेड मेडिसिन बनाए जा सकते हैं, बायोफ्यूल्स, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप बनाया जा सकता है। जब जीन्स को भी एडिट कर पाओगे तो जिस जीन्स की वजह से डिजीज होता है उस जीन को हटाया जा सकता है, न्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी बन सकता है। चैलेंजेस क्या है? एडिट करते समय सेफ्टी का, आप बनाने कुछ और गए, बन कुछ और गया, है ना, कुछ और ऐसा बन गया जो बहुत ही खतरनाक निकल आया। तो ये सारे बहुत सारे आपने साइंटिफिक साई-फाई मूवीज देखे होंगे, हॉलीवुड के क्रिस 3 भी देखा होगा, जो ये सब का चैलेंज है। एथिकल कंसर्न्स भी हैं और रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं, गवर्नमेंट किस तरह से इनको रेगुलेट करती है। क्लोनिंग क्या है? एक सेम पर्सन का, एक सेम एनिमल का, एक सेम एंटिटी बनाना, इसको क्या बोलते हैं? क्लोनिंग बोलते हैं। सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे, बाद में जब वीरेंद्र सहवाग आए तो उनको लोग सचिन तेंदुलकर का क्लोन बोलते थे, क्योंकि वो लगभग वैसा ही खेल रहे होते थे। तो क्लोनिंग मतलब एक तरह से एक आइडेंटिकल कॉपी हो गया। आइडेंटिकल कॉपी को हम क्लोनिंग बोलते हैं। टू टाइप्स ऑफ क्लोनिंग है, एक है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, द डेलिबरेट प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। जेनेटिकली आइडेंटिकल, ऐसे इंडिविजुअल जो जेनेटिक रूप से एकदम आइडेंटिकल है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। फर्स्ट क्लोन एनिमल क्या है? डॉली द शिप, 1996 में। फिर कॉपी कैट, कॉपी कैट का नाम कॉपी कैट इसलिए है क्योंकि वो भी क्या है? वो भी एक तरह से क्लोनिंग से आया है। दूसरा है थेराप्यूटिक क्लोनिंग, इट इन्वॉल्व्स क्लोनिंग ऑफ एम्ब्रायोज फॉर ट्रीटिंग डिजीज, डिजीज ट्रीट करने के लिए और रिपेयरिंग डैमेज टिश्यू बाय क्लोनिंग अ पेशेंट सेल एंड यूजिंग देम टू जनरेट स्टेम सेल, जिससे कि स्टेम सेल जनरेट होता है। क्लोनिंग में एथिकल इश्यूज क्या है? एनिमल्स का कॉमोडिफिकेशन होने लगेगा, सेम बिल्कुल एनिमल्स को क्लोन करके। बायोएथिक्स का वायलेशन होगा। प्रिंसिपल ऑफ एंड इन इटसेल्फ एंड एक्ट अदर्स एज यू डिजायर्स टू बी एक्टेड, कंसीडर क्लोनिंग एज अनएथिकल। तो ये क्या है? क्लोनिंग को अनएथिकल माना जाता है। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है। सोमैटिक मतलब बॉडी सेल, बॉडी सेल जो भी, जैसे टूथ मिला या फिर उनका स्कल मिला, जो डायर वुल्फ है, उनसे उनसे क्या लिया गया? सोमैटिक बॉडी सेल लिया गया, और वहां से आप क्या निकाल रहे हो? न्यूक्लियस निकाल दे रहे हो। यहाँ पे जैसे डॉग था, या कोई भी डोनर हो सकता है। डोनर, डोनर जो है फीमेल होना चाहिए, क्योंकि फीमेल के पास क्या होता है? एग सेल होता है। और मेल के पास क्या होता है? मेल के पास स्पर्म सेल होता है। तो बट यहाँ जब क्लोनिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पर्म सेल यूज नहीं हो रहा, रादर देन कोई भी बॉडी सेल, जिसको हम सोमैटिक सेल बोलते हैं, वो यूज हो रहा है। तो अब एग सेल में से ये एग का न्यूक्लियस हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं कराना है। क्या नहीं कराना है? फर्टिलाइजेशन। अब ये एग सेल का क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस हटाने के बाद रिमेनिंग पोर्शन बच गया, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा छोटा सा। और यहाँ पे सोमैटिक सेल से न्यूक्लियस निकाल दिया गया, वो न्यूक्लियस इस सेल के अंदर डाल दिया गया। अब ये सेल में ये न्यूक्लियस किसका था? तो न्यूक्लियस था जिसका, जो डायर वुल्फ था, उसका न्यूक्लियस यहाँ पे डाल दिया गया। और इसी न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा ऑलमोस्ट 99% से भी ज्यादा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। जीन्स इसी न्यूक्लियस में होता है, मैक्सिमम जीन्स। और यही न्यूक्लियस जो है ये एम्ब्रायोस में बदलता है, और ऐसे के ऐसे टूटता जाता है, और ऐसे बद के फिर बाद में एम्ब्रायो से क्या बनता है? जाइगोट वगैरह फॉर्म होता है। जाइगोट बन के फिर एम्ब्रायो बन के, और फिर ये एक सीधे सीधे बेबी का फॉर्म ले लेता है। तो ये होता है पूरा पूरा क्लोनिंग का फॉर्मेशन। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के लिए एक सरोगेट मदर चाहिए। थेराप्यूटिक क्लोनिंग के लिए सिर्फ टिश्यू कल्चर से ही थेराप्यूटिक क्लोनिंग डेवलप किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? एक रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग किया गया, जहाँ पे डॉग जो है, डोमेस्टिक डॉग है ना, पालतू कुत्ते का सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिया गया था? एग सेल लिया गया था। चलिए फोर्थ टॉपिक्स फॉर द डे की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, माइंड इट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, अब इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर की बात करोगे तो बहुत सारे लोगों के पास जो है रेडमी का मोबाइल है। रेडमी, रेडमी के पीछे पलट के देखोगे लिखा हुआ होगा मेड इन इंडिया। तो इज इट ट्रूली मेड इन इंडिया? नहीं, इंडिया में इसको क्या किया गया है? असेंबल किया गया। इसके बहुत सारे पार्ट्स सब चाइना से आए और इंडिया में आके क्या हो गया? असेंबल, और उस पर लिख दिया गया मेड इन इंडिया। तो एक्चुअली कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, बहुत ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा, सिर्फ इंडिया में असेंबली हो रही है। तो इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसके जो चिप्स हैं,
इसके अंदर जो लगने वाले डायोड हैं, इसके अंदर जो लगने वाले ट्रांजिस्टर्स हैं, इसके अंदर जो लगने वाले आईसीज हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं एक्चुअली में, ये कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होना पड़ेगा इफ वी ट्रूली वांट टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग हब। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम प्यार से मीती बुलाते हैं, हैज नोटिफाइड द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम टू एक्सपैंड द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ऑफ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन इंडिया। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो पैसिव हैं, जो कहीं भी यूज हो सकते हैं किसी भी कंपोनेंट में, चाहे उनको रेडियो में यूज करो, ट्रांजिस्टर में यूज करो, मोबाइल में यूज करो, टीवी में यूज करो, लैपटॉप में यूज करो, एलईडीज में यूज करो, फ्रिज में यूज करो, कहीं भी उनको यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड पीएलआई स्कीम टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलेक्ट पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, स्पीकर, माइक्रोफोन, स्पेशल सेरामिक्स, रिलेज, स्विचेस, कनेक्टर्स, इन सबको यहाँ पे फॉर्म किया जाएगा। फॉल अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। जो एक्टिव कंपोनेंट है सेमीकंडक्टर, वो पहले से एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में आता है। अभी जो स्कीम लॉन्च किया गया है, इसका टोटल टेन्योर 6 ईयर है, 1 ईयर तो सिर्फ जस्टेशन पीरियड ही रखा गया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होना चाहिए ऑल एप्लीकेंट्स के लिए जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और इसको अप्लाई करके इसके अंदर बेनिफिट्स का फायदा उठाना चाहते हैं। The scheme not only boosts manufacturing but also creates skilled jobs, ऐसा जॉब जो स्किल्ड हो। The scheme offer 3 types of incentive। तो ऐसा प्रोड्यूस करने वालों को क्या मिलेगा? टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव, जितना टर्नओवर करेंगे वो जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना उनका टैक्स वगैरह मेरे इंसेंटिव मिलेगा। कैपेक्स लिंक्ड इंसेंटिव, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उसमें भी उनको डिस्काउंट वगैरह मिलेगा। हाइब्रिड इंसेंटिव मॉडल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टर्नओवर एंड कैपेक्स इंसेंटिव, जिस तरह का कोई इंसेंटिव लेना चाहे गवर्नमेंट की तरफ से वो गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव देगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है हम लोग चाइना से, हांगकांग से 56% इंपोर्ट करते हैं। तो दिस इज द हाई टाइम वी शुड स्टार्ट मेकिंग दोज कंपोनेंट एक्चुअली, खासकर डिफेंस सेक्टर के लिए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जहाँ पे डेटा ब्रीचेस के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। With global firms looking beyond China, India has a strong opportunity to attract investment in component and sub-assembly manufacturing। जहां चाइना पे यूएस ने इतना ज्यादा ड्यूटी लगा रखा है, ये लोग 250-250% पे खेल रहे हैं, 250% पे ये लोग ड्यूटी खेल रहे हैं, टैरिफ खेल रहे हैं। तो वहां पे ऑब्वियस बात है कि चाइना की तरफ से कंपनीज जो है उनका अट्रैक्टिवनेस कम हो रहा है और इंडिया की तरफ देखना शुरू कर सकती हैं और इंडिया को इसका फायदा उठाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर रोबोट बनेगा तो रोबोट में भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। ड्यू टू पास्ट इनिशिएटिव बाय मीती, इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन, इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन देखो सुनो 1.9 लाख करोड़ जो फाइनेंशियल ईयर 15 में था, उससे बढ़ के 9.52 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25 में। मतलब 5 साल में 2 से ऑलमोस्ट 10 लाख, 5 साल में 5 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन बढ़ा है। दिस इज ह्यूमंगस। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देखो सैंड से आप सिलिकॉन निकाल सकते हो, सिलिकॉन से वेफर बना सकते हो, वेफर को फैब्रिकेट कर सकते हो, इससे आईसीज बन सकता है, आईसीज के बाद बेयर प्रोडक्ट, डायोड वोड, सेमीकंडक्टर के और सारे जो भी ट्रांजिस्टर है ना, स्विचेज, ये सब बन सकते हैं, इनका असेंबली हो सकता है और बाद में फिनिश प्रोडक्ट। अभी हमारे पास ये जो चीज़ें हैं असेंबली स्टेज पे हम लोग बहुत ज़्यादा मंगाते हैं, ये चीज़ें इतना प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसका प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है और इसका प्रोडक्शन सिलिकॉन से बेयर वेफर बनाने का ये हम लोग कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर मिशन में कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया को एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक हब में, तो सिर्फ बाहर से इंपोर्टेड कंपोनेंट बना के उसको बस ऐड कर दो उससे नहीं होगा, कंपोनेंट्स को खुद बनाने पड़ेंगे। तो कंपोनेंट्स खुद बनाने के लिए ये सारा काम स्टार्ट हुआ है। इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन प्रोजेक्टेड टू हिट $300 बिलियन 2026 तक हिट हो सकता है। मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट 77x बढ़ा है 2014-15 के कंपैरिजन में। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एडवांसेस विद 5 अप्रूव्ड प्रोजेक्ट विद टोटल 1.52 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट। ये पीआईबी जो है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसका इंफॉर्मेशन है। लास्ट टॉपिक, मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन। स्पेस समझते हो ना, अर्थ हो गया। अर्थ में वैसे तो 3 तरह की मिलिट्री तो लड़ती ही है ना। आर्मी जो ग्राउंड पे लड़ती है सीधे सीधे, फिर ओशियन में लड़ने के लिए आपके पास नेवी होता है, स्पेस ये एरोप्लेन में लड़ने के लिए आपके पास एयर फोर्स होता है। तो ये 3 तरह के फोर्सेस तो आपके पास होते हैं, बट एक चौथा डोमेन है जिसको हम बोलते हैं स्पेस,
और स्पेस कहाँ एग्जिस्ट करता है? स्पेस आपके जो सी लाइन है उससे 100 किलोमीटर से भी ऊपर का जो डोमेन है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस। और स्पेस का हमेशा से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पीसफुल यूज होते आया है। पीसफुल यूज के लिए बहुत सारी ट्रीटीज भी होती आई हैं कि आप लोग भले ही सैटेलाइट्स भेजो, सैटेलाइट भेज के पीसफुल यूज करो, बट स्पेस को वॉरफेयर में यूज नहीं करना है। बट पिछले कुछ सालों से चाइना को, यूएस को, रशिया को देखते हुए कंसर्न बन रहा है कि हो ना हो स्पेस में भी हमें अपना जो प्रभुत्व है, असेडेंस है, वो बना के रखना पड़ेगा। इसलिए एक मिलिट्री स्पेस पॉलिसी जो है वो तैयार की जा रही है। मिलिट्री स्पेस पॉलिसी या मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन, जिसको 2-3 महीने में रेडी हो जाएगा। ये अगर रेडी हो जाता है बिफोर मेंस, तो मेंस के लिए आप एक प्रोबेबल क्वेश्चन सीधे सीधे यूपीएससी मेंस में डायरेक्टली मान सकते हो कि दिस क्वेश्चन विल कम, एपीएससी मेंस में भी आ सकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ऐसा बोला है। नीड फॉर ए स्पेस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, राइजिंग ग्लोबल कंसर्न ओवर वेपनाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस। आउटर स्पेस जो है, जो 100 किलोमीटर का जो रेंज है अर्थ से लेके यहाँ तक की लाइन को हम बोलते हैं कर्मन लाइन। इसके नीचे हम एटमॉस्फेयर जनरली मानते हैं जहाँ एरोप्लेन्स वगैरह उड़ सकते हैं। इसके ऊपर हम क्या मानते हैं? स्पेस मानते हैं, जो एक्चुअली ग्लोबल कॉमन में आता है, वो किसी कंट्री का टेरिटरी नहीं होता है। तो यहाँ पे ओवर वेपनाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस हो सकता है। यूएस ने, जापान ने, रशिया वीटोज अ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ड्राफ्टेड बाय यूएस एंड जापान एम्ड एट प्रिवेंटिंग एन आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस। रशिया बिल्कुल तैयारी में है, 2024 में ही वीटो कर दिया उसने कि नहीं नहीं हम तो आर्म्स रेस में जाएंगे। यूएन कॉल्स फॉर ए लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट टू अवर्ट एन आर्म्स रेस अपोज्ड बाय रशिया एंड चाइना। रशिया चाइना दोनों ने अपोज किया। कंसर्न अबाउट रशिया पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट वेपन्स। न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट वेपन कौन बना रहा है? रशिया बना रहा है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है? मिलिट्री यूज ऑफ स्पेस सिंस स्पुतनिक इन 1957 with escalating threats of space warfare and space based defense system, है ना। स्टार वॉर करके 1980s में ही यूएस और रशिया के बीच में लड़ाई स्टार्ट हुई थी। मिलिटराइजेशन ट्रेंड्स जो है 2019 में, नाटो रिकॉग्नाइजेज स्पेस एज ए क्रिटिकल डिफेंस डोमेन। नाटो ने क्रिटिकल डिफेंस डोमेन माना है स्पेस को, और स्पेस को 5th ऑपरेशनल डोमेन माना है। 4th को उसने साइबर को माना है, 5th स्पेस को माना है। यूएस एंड रशिया हैव एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट स्पेस फोर्सेस। दोनों का स्पेस फोर्स भी है, यूएस का भी, रशिया का भी। तो ऐसे में जब चाइना भी अपना कुछ ना कुछ स्पेस रिलेटेड बहुत सारी चीजें कर रहा है, एरोस्पेस और साइबर स्पेस से रिलेटेड, पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ कर रहा है, हमें भी एक स्पेस डॉक्ट्रिन की जरूरत है कि स्पेस से लेके हम अपना फाइटिंग एटीट्यूड कैसे रखेंगे। स्पेस को लेके कंसर्न्स क्या है? स्पेस में बहुत सारे अब सैटेलाइट्स छोड़े हुए हैं। वो सैटेलाइट्स जो बहुत सारे डिफंक्ट हो गए हैं, पुराने हो गए, काम के नहीं है, वो डेबरीज बन गए हैं, आपस में इकट्ठा उनके टकराने के भी चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत तेज वेलोसिटी से वो मूव करते रहते हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, रीजन क्या है? लैक ऑफ फेथ इन ट्रीटीज। ट्रीटीज में फेथ नहीं है, कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं। रशिया यूक्रेन देख ही रहे हो, इसराइल हमास देख ही रहे थे। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका रिस्क जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि ऐसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। Idea of using space for military purpose has been around since 1950s, but it became more of a concern during the Cold War. Cold War में 1980s में कंसर्न बढ़ा और अभी कंसर्न बहुत ज़्यादा है। इंडिया ने एफर्ट दिखाया था कुछ सालों पहले, 2019 के आसपास, इंडिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स बना ली थी कि कोई अगर सैटेलाइट से वारफेयर करना चाहे तो इंडिया उनके सैटेलाइट को मार गिरा सकता है। तो वैसे में और भी बाकी कंट्रीज अगर हमें चाहिए कि एक पीसफुल मौसम रहे, यूनाइटेड नेशन और बाकी जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे पीसफुल ट्रीटीज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले पीसफुल ट्रीटीज कुछ हुई हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी जो बोलती है कि आउटर स्पेस का पीसफुल यूज़ किया जाएगा। रेस्क्यू एग्रीमेंट, लाइबिलिटी कन्वेंशन, जिस कंट्री का प्राइवेट पार्टीज है उस पर लाइबिलिटी है। मून एग्रीमेंट भी हुआ है, ठीक है। एसैट टेस्ट, इंडिया ने एसैट टेस्ट किया था 2019 में, जिसको मिशन शक्ति बोला। एसैट मतलब एंटी सैटेलाइट अटैक टेस्ट। तो सैटेलाइट से जो टेस्ट हो रहा है, सैटेलाइट जो सीधे अटैक का कैपेबिलिटी रखते हैं, तो ऐसे सैटेलाइट को हम लोग उड़ा सकते हैं। 2018 में डिफेंस स्पेस एजेंसी फॉर्म टू एड्रेस स्पेस बेस्ड मिलिट्री थ्रेट। GSAT-9 यूज्ड स्पेस डिप्लोमेसी थ्रू साउथ एशिया सैटेलाइट। इंडिया ने GSAT-9 लॉन्च किया कि साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं सार्क में,
है ना। बाद में पाकिस्तान ने खुद ही मना कर दिया तो एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान हो गया, वो हमारी सैटेलाइट का यूज कर सकती है। इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी है, क्वाड, फ्रांस और बाकी कंट्रीज के साथ बढ़ रहा है। तो स्पेस रेडी मिलिट्री हमारी एक होनी चाहिए। इंडियाज ऑनगोइंग रिफॉर्म इन द स्पेस सेक्टर एंड द डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन एंड पॉलिसीज रिफ्लेक्ट अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टुवर्ड एम्ब्रेसिंग स्पेस एज अ क्रूशियल फ्रंटियर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो स्पेस भी एक क्रूशियल फ्रंटियर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बन रहा है। These initiatives aim to build resilience, foster innovation, integrate military, civil and private capabilities for a robust space defense architecture. तो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।